हाय एवरीवन। आज यार हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि बहुत सारे इंटरनेट पे चल रहा है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को जौ का आटा खाना चाहिए, जो बार्ले होता है ना वो फ़ायदा करता है। तो आज इसके बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या डायबिटीज़ में फ़ायदा करेगा, नहीं करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा। थोड़ा सा डिटेल के साथ में इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, डायबिटीज़ जो है आयुर्वेद में इसका जो वर्णन है प्रमेह रोग के अंतर्गत आता है। आयुर्वेद में 20 प्रकार के प्रमेह रोग कहे गए हैं, वात के, पित्त के, कफ के। ठीक है, 20 प्रकार के होते हैं। कफ के सबसे ज़्यादा होते हैं, 10 होते हैं, पित्त से 6 होते हैं, और अल्टीमेटली जो वात से होते हैं उसमें 4 प्रकार के प्रमेह बोले गए हैं। हम जिस प्रमेह या हम जिस डायबिटीज़ को जनरली जानते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस जिसको बोलते हैं, उसे आयुर्वेद में मधुमेह बोला जाता है और वो वातज प्रमेह के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो डायबिटीज़ है, जो मधुमेह है, वो कफ के अंतर्गत नहीं आता, वो वात के अंतर्गत आता है। उसमें जो आपके बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो वात के कारण होती है, ना कि कफ के कारण। ठीक है, ये और बात है कि डायबिटीज़ एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें कि 10 अलग अलग प्रकार की धातुएं और त्रिदोष और मल ये सब मिल करके आपको बीमार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कफ नहीं है, लेकिन ज़्यादा डोमिनेंट क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वातज। ठीक है, जो डायबिटीज़ है, जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है, वो आयुर्वेद में वातज प्रमेह के अंतर्गत बोला गया है। अब वापस करते हैं किस पे, जौ पे, जौ के आटे के बारे में, जौ के बारे में हम बात करते हैं। तो जौ का वर्णन अभी मैं आप लोगों को अष्टांग संग्रह पढ़ा रही थी। अष्टांग संग्रह में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जिसमें मैंने गेहूँ, चावल, जौ इन सब के गुणधर्म बताए थे। पर आज की वीडियो में स्पेशली हम थोड़ा सा जौ के बारे में बात करते हैं। जौ के गुणधर्म आयुर्वेद में क्या बोले गए हैं, आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य वाग्भट ने, तीनों का कंपाइल करके मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। जौ का आटा आयुर्वेद में, आयुर्वेद के ऋषियों ने इसको बोला है कैसा होता है, ये गुरु होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अपेक्षाकृत गेहूँ और चावल के मुकाबले अपेक्षाकृत थोड़ा सा गुरु होता है। शीतल होता है, ठंडा होता है, शरीर के अंदर शीतलता को लेकर आने वाला होता है। ठीक है, ये इसके गुण हैं। फिर इसका गुण क्या होता है एक और, ये रुक्ष होता है, यानी कि शरीर के अंदर ड्राइनेस पैदा करता है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको ध्यान रखना। अब रुक्ष है, शीतल है, इन दोनों गुणों के कारण ये कैसा होता है, ये वायु को बढ़ाने वाला होता है, ये शरीर के अंदर वात को बढ़ाने वाला होता है। अब डायबिटीज़ के पेशेंट में अभी मैंने आपको बताया कि ये वातज प्रमेह के अंतर्गत वर्णन किया गया है। अब यदि आप लंबे समय तक के लिए जौ का प्रयोग करोगे तो यह आपके शरीर में वात को बढ़ाने वाला होता है और कफ और पित्त को कम करने वाला होता है। तो ये अब ये वात को बढ़ाएगा तो ये वातज प्रमेह के पेशेंट को नुकसान पहुँचा सकता है। ठीक है, यहीं पर स्किप मत कर देना, ये हुआ पहला पॉइंट। ठीक है, ये पहला पॉइंट है कि अपने किसके कारण, अपने गुण के कारण, यानी कि रुक्ष होने के कारण, शीतल होने के कारण ये आपके शरीर में वायु को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए यदि आप इसका लगातार प्रयोग करते हो तो ये वातज प्रमेह के पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। ये हुई पहली लाइन। लेकिन दूसरी लाइन इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आचार्य सुश्रुत ने जब जौ के गुणों का वर्णन किया है तो उसमें उन्होंने क्या लिखा है, स्पेशली एक वर्ड लिखा है, वो होता है विलेखन करने वाला। विलेखन का मतलब होता है शरीर को क्रश करने वाला, या शरीर को कमज़ोर करने वाला, या फिर शरीर के अंदर कफ की मात्रा को कम करने वाला और शरीर को सुखाने वाला। अब जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो ज़्यादातर नहीं, डायबिटीज़ के दोनों प्रकार के पेशेंट होते हैं। एक होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा दुबले होते जाते हैं, जिनका वजन बहुत तेज़ी से घटता है। एक होते हैं जो मोटे होते हैं। ठीक है, तो ये विलेखन करने वाला होता है, यानी कि शरीर को कमज़ोर करने वाला होता है और अपने इस गुण के कारण यह वात को बढ़ाने वाला होता है। विलेखन करता है, शरीर को कमज़ोर करता है, शरीर के अंदर स्रोत अवरोध को खोलने वाला होता है। शरीर के अंदर जो कफ और पित्त चिपका हुआ रखा हुआ है कहीं पर, उसको ये खुरच के बाहर निकालने वाला होता है। ठीक है, तो विलेखन गुण के कारण ये क्या करेगा, ये वात को बढ़ाएगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट गुण बोला गया है कि यदि इसका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाए तो ये मूत्र की मात्रा को, पुरीश की मात्रा को, यानी कि स्टूल की मात्रा को, और वात की मात्रा, यानी कि जो पेट से अपान वायु पास होती है, मल मार्ग से जो अपान वायु पास होती है, इन तीनों को बढ़ाने वाला होता है। ये आचार्य सुश्रुत ने बोला है। ठीक है, तो डायबिटीज़ के पेशेंट को क्या होता है, ज़्यादा पेशाब लगती है ना, और उन लोगों का डायबिटीज़ पेशेंट लॉन्ग टर्म में रहती है तो जीआईटी ट्रैक्ट में भी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से स्टूल रोकने में प्रॉब्लम होने लगती है। डायबिटीज़ पेशेंट जितने भी होंगे उनको बार बार बाथरूम लगती है, बार बार लैट्रिन लगती है, बार बार आईबीएस की प्रॉब्लम भी डेवलप हो जाती है। तो यदि आप लंबे समय तक के लिए जौ का सेवन करते हो
तो ये क्या कर रहा है, ये मूत्र की मात्रा को बढ़ा रहा है। ऑलरेडी डायबिटीज़ के पेशेंट को पेशाब ज़्यादा लगती है, जौ को आप ज़्यादा खाओगे तो उससे आपको पेशाब और लगेगी। स्टूल की प्रॉब्लम होगी क्योंकि IBS हो जाता है बार बार, और अगर आप जौ ज़्यादा खा रहे हो तो आपको जो मल की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, तो आपको बार बार स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ेगा। और पेट के अंदर गैस ज़्यादा बनेगी, यानी कि पेट के अंदर वायु ज़्यादा बनेगी और आपको बार बार वायु पास करने की इच्छा होगी। अब यदि हम ये सारे गुणों को कंपाइल करें, सब कुछ को कंपाइल करें, तो उससे क्या होता है, अल्टीमेटली ये निकलता है कि डायबिटीज़ पेशेंट को जौ का आटा खाने से फ़ायदा नहीं होगा, ये नुकसान करेगा। लेकिन जब आयुर्वेद में प्रमेह का वर्णन किया गया है तो वहाँ पर जौ को खाने के लिए बोला गया है। यह बोला गया है कि जौ का आटा खाने से मधुमेह के पेशेंट को फ़ायदा होता है, लेकिन वहाँ एक इम्पॉर्टेंट लाइन बोली गई है कि जौ का आटा बहुत ही अल्प मात्रा में खाना चाहिए। अल्प मात्रा में क्यों खाना चाहिए? क्योंकि ये स्त्रोतस अवरोध को दूर करने वाला होता है, यह भूख को कम करने वाला होता है। यदि इसे स्नेह के साथ में खाया जाए तो यह वायु को भी जीतने वाला हो सकता है, यानी कि इसके साथ में तेल का प्रयोग करने के बाद ही खाना चाहिए। तो यदि आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो और आप मॉडर्न की ये नॉलेज पढ़ने के बाद में, मॉडर्न जो भी गूगल पे रिसर्च आती है, रिसर्च पेपर आते हैं, वो पढ़ने के बाद में यदि आप ये सोच रहे हो कि आप गेहूं और चावल बंद करके जौ के आटे का प्रयोग करना चालू करोगे, तो यहाँ इन कॉन्सेप्ट को याद रखना। पहली बात तो लॉन्ग टर्म प्रयोग नहीं करना है, लंबे समय तक के लिए आपको जौ के आटे का प्रयोग नहीं करना है डायबिटीज़ पेशेंट को। दूसरी बात, डायबिटीज़ पेशेंट जो कि बहुत ज़्यादा क्रश होते हैं, जिनके अंदर वायु बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उनको इसका प्रयोग नहीं करना है। लेकिन जो डायबिटीज़ के पेशेंट मोटे होते हैं, स्थूल होते हैं, जिनका वजन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे पेशेंट इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। आयुर्वेद में क्रश प्रमेही, स्थूल प्रमेही, दो प्रकार से प्रमेह रोग का वर्णन है। तो जो क्रश प्रमेही होते हैं, जो दुबले पतले होते हैं, जिनका शरीर बहुत कमज़ोर होता जाता है, जिनके शरीर में के अंदर सप्त धातु का क्षय बहुत ज़्यादा तेज़ी गति के साथ हो रहा होता है, उनको जौ के आटे का प्रयोग का वर्णन नहीं है। लेकिन जो मोटे प्रमेही होते हैं, जिनका वजन लगातार बढ़ता जाता है, जिनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, जो भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं बिल्कुल भी, ऐसे प्रमेही, ऐसे डायबिटीज़ वाले पेशेंट को जौ के आटे का वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि जौ के आटा पचने में भारी है, इसलिए लंबे समय तक इनको भूख नहीं लगती फिर उससे। और दूसरी बात, शरीर को रूक्षण करने वाला होता है, शरीर के वजन को घटाने वाला होता है, तो उस कंडीशन में ये फ़ायदा करेगा। जो दुबले पतले वाले प्रमेही हैं उनको फ़ायदा नहीं करेगा। जौ के आटे का जब भी आप प्रयोग कर रहे हो, लंबे समय तक के लिए प्रयोग नहीं करना है, रुक रुक के, बदल बदल करके, नए नए तरीके से इसका प्रयोग करना है। जौ के आटे के साथ में दीपन पाचन द्रव्यों का प्रयोग ज़रूर करना है, और इसके साथ में अल्प मात्रा में स्नेह का मिलाकर के प्रयोग करना है। अल्प मात्रा में इसके साथ में आपको तेल का प्रयोग करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये वात को बढ़ा देगा, तो आपकी प्रॉब्लम कम होने की बजाय बढ़ जाएगी। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको कॉन्सेप्ट आयुर्वेद का पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरीके के वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके बताइए। मेरे पास 2 चैनल हैं, पहला लर्निंग आयुर्वेद, जिसमें मैं शुद्ध आयुर्वेद डिस्कशन करती हूँ। यदि वो आपको पसंद है, शुद्ध आयुर्वेद सीखना है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। नॉर्मल जो भी यूट्यूब पर चलता है, नॉलेज चलती है, जो भी मॉडर्न के डिसीज़ आते रहते हैं नए नए, उनके बारे में आपको जानकारी लेनी है तो लर्निंग आयुर्वेद विद डॉक्टर नेहा, उल्टा मैंने बोल दिया, डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक को सब्सक्राइब करिए। एक्चुअली मैं बोलूँगी दोनों को सब्सक्राइब कर लो यार, नॉलेज ही तो मिलेगी यार। अच्छी लगे, जितनी दिमाग में रहे उतना रखना, नहीं रखे कोई बात नहीं, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं भी सही। और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के जो आईडी हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ मेरे दोनों को फॉलो करिए। इंस्टाग्राम के लिए मैं स्पेशली मेहनत कर रही हूँ। बहुत सारे आयुर्वेद के जो शॉर्ट टिप्स होते हैं ना, 1-1 मिनट के, वो इंस्टाग्राम पर अपलोड हो रहे हैं। तो यदि आपको शॉर्ट आयुर्वेद जानना है ना, तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।